डिटेक्टिव कोनन, डेथ नोट। अध्याय 36 से 36, वाइनरी में वाइन कैबिनेट में नए आगमन। स्नैप स्नैप। टकराना। पैडेड टारगेट पर दस्तानों के टकराने की जोरदार आवाज जिम में गूंज उठी। चलते रहो, कोच ने चिल्लाकर कहा। संगठन के निजी प्रशिक्षण मैदान के अंदर, स्पेयरिंग रिंग के ऊपर, कोच ने अपने दांत पीसते हुए हायाशी योशिकी के तेज और भारी प्रहारों की एक और बौछार को सहन किया। उनकी मुट्ठियां, जो देखने में इतनी परिष्कृत लगती थीं, लेकिन असल में देखने में बेहद सुरुचिपूर्ण थीं, तेज, सटीक और इतनी ताकत से भरी हुई थीं कि उनका हर वार कोच की बाहों में गूंज पैदा करता था। स्नैप स्नैप स्नैप। बाएं दाएं। हुक। स्टेप इन जैब। उसके पैर एकदम सटीक समय पर हिलते थे और उसका शरीर का भार हर वार में सहजता से स्थानांतरित होता था। अच्छी लय। एक और सेट, कोच ने आग्रह किया। योशिकी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मारता रहा। आधा घंटा और बीत गया, जिसके बाद कोच ने, जिसकी बाहें अब सुन्न हो चुकी थीं, अंततः आत्मसमर्पण करते हुए हाथ हिला दिया। चलो आज का दिन खत्म करें। समझ गया। आपके समय के लिए धन्यवाद, कोच। हायाशी रिंग से नीचे उतरे, अपनी मुट्ठियां खोलीं और माथे से पसीने की हल्की बूंदें पोंछीं। कठिन कसरत के बावजूद उनकी सांसें स्थिर रहीं। वह अपने जिम बैग के पास गया, एक बोतल निकाली और अंगूर के स्वाद वाले एनर्जी ड्रिंक का एक लंबा घूंट लिया। ताजगी भरा, हल्का सा कड़वा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पसंद था। 5 मिनट बाद भी ट्रेनिंग जारी है? कोच ने हंफते हुए पूछा। नहीं, आज के लिए बस इतना ही। रिंग से हमादा तादाशी, जो उनके साथ स्पेयरिंग कर चुके कोच थे, एक जटिल भाव के साथ देख रहे थे। वह किसी पोस्टर पर बने राजकुमार जैसे उपन्यासकार की तरह दिखते हैं, लेकिन उनकी मुक्केबाजी किसी पेशेवर फाइटर जैसी है। और सबसे बुरी बात क्या है? वह बहुत जल्दी सीख जाता है। डिंगलिंगलिंगलिंग। बेंच पर रखा फोन बज उठा। हायाशी ने बिना किसी झिझक के सामान उठा लिया। उस बार में आ जाना जहां हम पिछली बार मिले थे। आज रात 10:30 बजे, एक जानी पहचानी धीमी आवाज ने कहा। समझा। क्लिक करें। कोई विदाई नहीं। हमेशा की तरह। जिन अलविदा नहीं कहता था। लॉकर रूम में गर्म पानी से नहाने के बाद, हायाशी ने गहरे रंग के कैजुअल कपड़े पहन लिए। संगठन का प्रशिक्षण परिसर उम्मीद से कहीं अधिक आलीशान था। इसमें एक शूटिंग रेंज, एक अखाड़ा, युद्ध अभ्यास कक्ष और यहां तक कि सहनशक्ति प्रशिक्षण के लिए एक स्विमिंग पूल भी था। जरूरत पड़ने पर वह रेंज पिस्टल में से एक को बाहर भी ले जा सकता था, लेकिन वह अनावश्यक ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं करता था। रात के 10:30 बजे। वही जाना पहचाना बार, वही जाना पहचाना क्षितिज। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में काली, आधुनिक इमारत खड़ी दिखाई दे रही थी। अंदर, कॉकटेल बार की हल्की लाल रोशनी के पीछे, 2 परिचित आकृतियां बैठी थीं। यो वोडा ने अभिवादन में हाथ उठाया। शुभ संध्या, हायाशी ने सिर हिलाया। श्रीमान वोदका। जिन चुपचाप सिगरेट पी रहा था, उसकी हरी आंखें धुंध के पीछे से देख रही थीं। वहीं, वोदका अभिवादन सुनकर थोड़ा सा झिझक गया। हमेशा जिन और मिस्टर वोडका ही क्यों? इससे उसे एक ऐसी झुंझलाहट हुई जिसे वह ठीक से समझा नहीं सका। हायाशी ने उसे अनसुना कर दिया। वह बार में बैठ गया और चमड़े की जिल्द वाली ड्रिंक मेनू को उठाकर आराम से उसके पन्ने पलटने लगा। इससे पहले कि वह कोई फैसला कर पाता, बारटेंडर, जो एक नया चेहरा था, ने उसके सामने एक ड्रिंक रख दी। एक क्लासिक ग्लास में 2 बर्फ के टुकड़ों के साथ एकदम साफ सुथरी शराब। कॉइंट्रो, जिन ने एशट्रे में अपनी सिगरेट बुझाते हुए कहा। यह एक फ्रांसीसी लिकर है जिसे पहली बार 1800 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था, जिन ने बताया। यह अपनी विशिष्ट संतरे की सुगंध और मीठे, फल जैसे जटिल स्वाद के लिए जाना जाता है। इसका अक्सर कॉकटेल में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे सीधे पीने में भी उतना ही अच्छा लगता है। वह मुस्कुराया। यह आपका कोड नाम है। हायाशी ने पेय की ओर नीचे देखा। कॉइंट्रो। उसने गिलास उठाया और एक घूंट पिया। सबसे पहले उसने जो चीज महसूस की, वह थी उसकी मिठास, जो कोमल और सुगंधित थी। फिर खट्टे फलों की परतदार सुगंध आई, जिसके बाद गले से नीचे उतरती हुई एक हल्की जलन महसूस हुई, जो अंत में एक मीठा कड़वा संतरे का स्वाद छोड़ गई। सुंदर, जटिल, शक्तिशाली। नाम की ही तरह। जिन मुस्कुराया, प्रतीकात्मकता से स्पष्ट रूप से प्रसन्न था। संगठन में पुरुषों के नाम आमतौर पर मादक पेय पदार्थों के नाम पर रखे जाते थे। महिलाओं के नाम वाइन या फलों के लिकर के नाम पर रखे जाते थे। कोइंट्रो ऊपर से मीठा और आकर्षक लगता है, लेकिन असल में यह एक शक्तिशाली, उच्च घातक मादक पदार्थ है। आप आधिकारिक तौर पर कैबिनेट में शामिल हो गए हैं,
वोडका ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। अब से यह कॉइंट्रो होगा। इस तरह का कोड नाम मिलना अजीब सा एहसास है, हयाशी ने अपना गिलास नीचे रखते हुए सोचा। फिर क्या इससे मेरे लिए कुछ बदलेगा? हाँ, जिन पीछे झुक गई। तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा। अंतरिक्ष चैनलों पर तुम्हारी पहुंच बढ़ेगी। अब कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। तुम संगठन से धनराशि मांग सकती हो और यहां तक कि निचले स्तर के सदस्यों को अपनी सहायता के लिए नियुक्त भी कर सकती हो। यह उपयोगी लगता है। जिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बॉस आप पर नजर रख रहा है। वह आपके सार्वजनिक व्यक्तित्व और पर्दे के पीछे आपकी कुशलता दोनों से प्रभावित है। उसे निराश मत करना। हायाशी मुस्कुराया। अगर यह सिर्फ मेरा काम करना है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ दिन पहले हुई उस आकस्मिक हत्या की याद अभी भी जिन के मन में ताजा थी। योकोगावा नाओया, जो उसके निर्धारित लक्ष्यों में से एक था, मृत। लेकिन हायाशी के हाथों नहीं। नहीं। उस व्यक्ति ने ऐसी घटनाओं का आयोजन किया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वाकामात्सु तोशिहिदे, जो इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष व्यक्ति थे, हथियार को संभालें। सभी दृष्टियों से यह आत्मरक्षा में की गई अत्यधिक कार्रवाई का एक न्यायसंगत मामला प्रतीत होता है। लेकिन जिनको बेहतर पता था। उनके अनुसार लोग स्वयं भी दुर्घटना का हिस्सा बन सकते हैं। उस स्तर की योजना बनाना सामान्य से परे था। वह कलात्मकता थी। लेकिन जिनको कला से कोई लगाव नहीं था। वह केवल उपयोगिता को ही महत्व देता था। अगर आप मुखबिर नहीं हैं, अगर आपके हाथ स्थिर हैं, अगर आपकी निष्ठाएं एक जैसी हैं, तो आपके तरीके मायने नहीं रखते। एक और बात, हयाशी ने अपने गिलास में बर्फ घुमाते हुए कहा। आप मेरा सार्वजनिक रूप से प्रचार करना जारी रखने की योजना नहीं बना रहे हैं, है ना? नहीं। अच्छा। वहां बहुत सारी आंखें थीं। जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, गुप्त एजेंटों या खुफिया इकाइयों द्वारा उस पर कड़ी नजर रखने की संभावना भी बढ़ती गई। अभी नहीं। जब तक मुझे उन सब के नाम नहीं मिल जाते। जब तक मैं संगठन के शीर्ष पर बैठे हर व्यक्ति को नहीं जान लेता। काश उसके पास मौत की आंखें होतीं। तो काम और भी जल्दी हो जाता। लेकिन फिलहाल वह धीमी गति का रास्ता अपनाएगा। वह एक एक करके पहचाने एकत्र करता था। विश्वास कायम करे। और ऊपर चढ़ो। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बॉस भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखेगा और उसे एहसास ही नहीं होगा कि जिस हाथ में गिलास है, उसी हाथ में कलम भी है। अध्याय 37 से 37, वोदका का निमंत्रण। खनक। क्लैक। धुंधली रोशनी वाले कॉकटेल बार के अंदर शांत वातावरण में कांच और बर्फ की हल्की सरसराहट की आवाज गूंज रही थी। अपने ड्रिंक्स खत्म होने के बाद जिन खड़ी हुई और चुपचाप वॉशरूम की ओर चली गई। जैसे ही वह गायब हुआ, वोडका अपनी सीट पर थोड़ा सा हिला और बार के उस पार बैठे हायाशी योशिकी पर एक चोरी छिपे नजर डाली। उसके होंठ ऐसे फड़फड़ाए जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। वे दोनों चुपचाप बैठे अपने पेय का आनंद ले रहे थे। बार के पीछे बारटेंडर एम्बर रोशनी में चमकते हुए गिलासों की एक पंक्ति को व्यवस्थित रूप से पॉलिश कर रहा था। उनके सामने रोशन अलमारियों में साफ, गहरे, सुनहरे, गुलाबी रंग की शराबों की बोतलें पंक्तियों में इस तरह सजी थीं मानो सोए हुए हत्यारे हों। बोतलों को देखते हुए योशिकी ने हल्की सी मुस्कान दी। इसी बीच वोदका, जिसने अपनी वोदका मार्टिनी पहले ही खत्म कर ली थी, खाली गिलास को ऐसे घूरता रहा मानो जीवन का अर्थ खोज रहा हो। यह एक अच्छा गिलास है, उसने अनमने ढंग से सोचा। मिस्टर वोडका। हाँ। प्रतिक्रिया इतनी त्वरित थी कि योशिकी चौंक गया। वह रुका और उसने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया। वोडका को एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी और उसने कर्कश स्वर में अपना गला साफ किया। अहम। क्या चल रहा है? क्या आपके पास वाइन के लिए कोई सुझाव है? शराब? वोदका ने पलकें झपकाईं, फिर थोड़ा आराम महसूस किया। मैं आमतौर पर क्लासिक ड्रिंक, वोदका मार्टिनी ही चुनता हूं। योशिकी हंस पड़ा। अपने कोड नाम की शराब पी रहे हो? यह एक तरह की परंपरा है, वोडका ने समझाया। संगठन में हर कोई आमतौर पर अपने नाम के पेय का ही सेवन करता है। कुछ समय बाद आपको इसका स्वाद अच्छा लगने लगता है। बारटेंडर ने पहले ही उसका रिफिल तैयार कर लिया था, साफ, चिकना, नींबू के छिलके से सजा हुआ। लाजवाब। योशिकी को इसके पीछे की मनोवैज्ञानिकता समझ में आ गई थी। यह महज आदत से कहीं बढ़कर था। एक ऐसे संगठन में जहां पहचान की जगह कोड नामों ने ले ली थी, पेय पदार्थ से खुद को जोड़ना उस भूमिका को आत्मसात करने का एक तरीका था, छिपे हुए आवरण को जीने का एक तरीका था। जैसे ही वोडका ने अपनी दूसरी मार्टिनी की चुस्की ली, योशिकी ने कुछ देखा। उस आदमी ने एक बार भी सीधे उसकी ओर नहीं देखा था। इसके बजाय उसकी निगाहें पेय पदार्थ, काउंटर, कहीं और टिकी रहीं, सिवाय खुद के। वह मुझसे सावधान रहता है। और वह सही था। क्योंकि भले ही वोदका ने अपने कई दुश्मनों को मार गिराया हो, लेकिन कॉइंट्रो अलग था। वह भाग्य के एक गुमनाम लेखक की तरह था, अदृश्य, सर्वज्ञ और भयावह रूप से पता लगाने योग्य नहीं।
कोइंट्रो की अनजाने साजिशों के शिकार हुए लोगों को तब तक पता ही नहीं चला कि वे मोहरे बन गए हैं, जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। कुछ लोगों को तो यह भी पता नहीं चला कि वे निशाने पर हैं। वाकामात्सु तोशिहिदे के मामले ने उनके डर को और भी पुख्ता कर दिया था। एक कॉलेज का छात्र, एक साधारण सा लड़का, अनजाने में ही हत्यारा बन गया, सिर्फ इसलिए कि उसने एक गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया था। और यह कारगर साबित हुआ। पुलिस ने इस पर विश्वास किया, मीडिया ने भी इसे मान लिया। अगर कोइंट्रो संगठन के बाहर किसी के साथ ऐसा कर सकता है, तो अगर मैं उसके सामने कोई गलती कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं एक दिन गाड़ी चला रहा हूं और अचानक एक पाइप गलती से विंडशील्ड तोड़कर मुझे भेद दे? वोदका जैसे एक मंचे हुए हत्यारे को भी यह विचार रोंगटे खड़े कर देने वाला लगा। मिस्टर वोडका, मुझे वोडका ही कहो, उसने आह भरी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न करना और इस आदमी को शांत करना ही बेहतर है। कौन जानता है कि अगर कोइंट्रो ने श्रीमान को किसी तरह का अपमान समझ लिया तो क्या हो सकता है? लेकिन तुम जिन को अनौपचारिक रूप से क्यों बुलाते हो, मुझे क्यों नहीं? वोदका ने आधे मजाक में बुदबुदाया। क्योंकि जिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या वह उन दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा था? वोदका ने भौहें चढ़ाई। वोदका, तुम्हारा असली नाम क्या है? आप क्यों पूछ रहे हैं? योशिकी ने मुस्कुराते हुए एक छोटी नोटबुक निकालते हुए कहा, मैं नाम इकट्ठा करता हूं। यह मेरी आदत है। नाम लोगों को समझने का सबसे आसान जरिया है। और चूंकि आप मेरा नाम पहले से ही जानते हैं। वोदका ने अपने धूप के चश्मे के पीछे पलकें झपकाईं। यह आदमी, क्या यह वर्गीकृत है? नहीं, मुझे वह नोटबुक दो। उसने कुछ साफ सुथरे ढंग से लिखा और उसे वापस दे दिया। योशिकी ने उस पर एक नजर डाली। उजुका सबुरो। तो यह सच था। एनीमे के ईस्टर एग नामों में से एक। वह मुस्कुराया। यह बहुत ही दिलचस्प नाम है। यह है। वोडका असमंजस में पड़ गया। इस तरह के नाम में ऐसी क्या दिलचस्प बात है? अच्छा, अगर मैं इसे किसी किरदार के संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करूं, तो शायद मैं उसे ओजुका डैरो कहूं, या ओजुका जीरो, या कोजिरो कैसा रहेगा? वोदका की पलकें झपकीं। तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या यह किसी प्रकार का सुनियोजित मजाक था? इतना बुद्धिमान व्यक्ति नामकरण की इतनी खराब प्रवृत्ति कैसे रख सकता है? दोनों फिर चुप हो गए। योशिकी, जो हमेशा मिलनसार स्वभाव का था, उसने अपनी नोटबुक और कलम बारटेंडर को भी दे दी। बारटेंडर ने उसका नाम लिख लिया और फिर उसे एक कॉस्मोपॉलिटन ड्रिंक दे दी। काउंटर के उस पार वोदका ने भौहें चढ़ा दी। ये तो लड़कियों का पेय है। इसमें कोइंट्रो मिला हुआ है, बारटेंडर ने आंख मारते हुए जवाब दिया। 2 भाग वोदका, 1 भाग कोइंट्रो, क्रैनबेरी और नींबू का रस। परिणामस्वरूप एक खूबसूरत गुलाबी रंग का कॉकटेल तैयार हुआ। योशिकी ने इसे आजमाया। फलदार, ताजगी भरा, हल्का खट्टा। उसे लगा यह किसी डेट के लिए ज्यादा उपयुक्त है। कोई गुप्त नाम नहीं। बार में हल्की रोशनी फैली हुई थी। खट्टे फलों और शराब की महक सिगरेट के धुएं और जैज संगीत की धीमी गूंज के साथ घुल मिल रही थी। योशिकी ने अपनी नजर के कोने से जिन को देखा, जो पास ही एक बूथ में बैठा था, फोन पर बात कर रहा था, आधा अंधेरे में। रात 11 बजे के बाद भी काम जारी है। आदर्श कार्यकर्ता। जैसे ही उसने अपना आखिरी घूंट पिया और जाने के लिए तैयार हुआ, उसने देखा कि वोडा अपने फोन को बड़ी ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा असमंजस का भाव था। योशिकी ने अपना सिर झुकाया। कुछ गड़बड़ है क्या? वोडका एकदम अकड़ गया और उसने तुरंत अपनी स्क्रीन लॉक कर दी, जैसे कोई बच्चा कुछ शर्मनाक देखते हुए पकड़ा गया हो। फिर बिना किसी चेतावनी के, अहम, हे कोइंट्रो, क्या आपने कभी महिलाओं का अनुभव किया है? माफ करें। योशिकी अचंभित होकर देखता रहा। वोदका ने उससे नजरें मिलाने से बचते हुए उसके गाल को खुजलाया। मैं एक वेश्यालय जाने की सोच रहा था, बस थोड़ा आराम करने के लिए। क्या तुम आना चाहोगे? फिर योशिकी जोर से हंस पड़ा। माफ करना वोदका, यह मेरे बस की बात नहीं है। अंकड़े। वोडका ने बेफिक्र होकर अपना पेय पिया। वैसे भी इसकी संभावना बहुत कम थी। काम के बाद कुछ वेतनभोगी कर्मचारियों को शराब और लड़कियों के साथ मौजमस्ती करते देखकर उसे प्रेरणा मिली थी। उसने सोचा कि इससे शायद वे एक दूसरे के करीब आ सकें। लेकिन कोइंट्रो उस तरह का आदमी नहीं था। बहुत ही परिष्कृत, बहुत ही निजी, या शायद यह बहुत खतरनाक हो। अध्याय 38 से 38, ओकिनो योको की सहायता। 21 अप्रैल। शानदार प्रदर्शन, चमत्कार का पर्यायवाची। दुनिया के शीर्ष जादूगर गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय अपने अगले दौरे के लिए जापान पहुंचेंगे। ऑनलाइन प्रमोशन देखते समय हयाशी योशिकी की नजर बोल्ड हेडलाइंस पर पड़ी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके शांत बाहरी रूप के पीछे चालाकी की एक झलक दिखाई दी। तो
आखिरकार मकड़ी जाल में रेंग रही है। भ्रम के आवरण में लिपटा एक हत्यारा। काइटो किड के पिता की हत्या के पीछे रहस्यमय संगठन द्वारा नियुक्त एक साया। एनीमे में वह विश्व प्रसिद्ध जादूगर गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय के रूप में अपनी सार्वजनिक छवि का उपयोग करते हुए जापान पहुंचता है। और अब इस समय रेखा में वह यहां था। जाल की योजना बनाना। कोइजुमी अकाको के अनुसार किसी व्यक्ति का असली नाम जानने के लिए आपको उस व्यक्ति की आभा धारण करने वाली वस्तु की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक हस्ताक्षर भी इसके लिए योग्य हो सकता है। लेकिन किसी विश्वस्तरीय जादूगर से, खासकर स्पाइडर जैसे रहस्यमय जादूगर से, कोई निजी वस्तु या यहां तक कि हस्ताक्षर प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होगा। क्या मैं डेथ नोट का इस्तेमाल करूं? या कुछ और? कुछ देर सोचने के बाद योशिकी ने अपना फोन उठाया। अंगूठी अंगूठी। हेलो श्रीमान हयाशी, एक गर्मजोशी भरी परिचित आवाज ने जवाब दिया। शुभ संध्या मिस योको। टीचर हयाशितो का अचानक फोन करना बहुत कम होता है, उसकी आवाज में थोड़ी हैरानी के साथ साथ खुशी भी झलक रही थी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूं। दरअसल मैं आपसे एक मदद मांगने के लिए फोन कर रहा हूं। कृपया आगे जाएं। एक जादूगर हैं गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय। मैं सोच रहा था, क्या आप मुझे उनका ऑटोग्राफ दिलवाने में मदद कर सकते हैं? क्या? वो जादूगर? तो आप उसके प्रशंसक हैं, श्रीमान हयाशी? उसकी हैरानी तुरंत ही कार्रवाई में बदल गई। मुझे बस एक पल दीजिए, मैं यहां पूछताछ कर लेती हूं। धन्यवाद मिस योको। कुछ समय बाद ही उसने उसे वापस फोन किया। मेरे पास एक अच्छी खबर है। परफॉर्मेंस का आयोजन स्थल हमारी मनोरंजन कंपनी के साथ साझेदारी में है। मैं आपके लिए एक ऑटोग्राफ का अनुरोध कर सकता हूं। यह बहुत बढ़िया है, योशिकी ने नरम आवाज में कहा। मैं आपकी मदद के लिए वास्तव में आभारी हूं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने खुशी से जवाब दिया। लेकिन एक बात है, मैंने कैजुअली इसका जिक्र किया था और उन्होंने मुझे शो के 2 टिकट दे दिए। अच्छा ऐसा है। अगर आप अभी तक किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। मुझे बहुत सम्मान महसूस होगा। 21 अप्रैल, प्रदर्शन का दिन। मौसम सुहाना था, हवा हल्की चल रही थी। एकदम बढ़िया दिन। साफ सुथरी कमीज और टाई पहने हुए हयाशी योशिकी ने बाहर निकलने से पहले अपने बालों को बड़े ध्यान से संवारा था। भूमिगत गैराज से निकलकर वह अपनी नई कार, एक चांदी की मर्सिडीज बेंज GW210 की ड्राइवर सीट पर बैठ गया, वही मॉडल जिसे नात्सुकी के पिता ने इनिशियल डी में चलाया था। आकर्षक और सादगीपूर्ण, फिर भी परिष्कृत। काल्पनिक कथाओं की ओर एक इशारा। वह टोक्यो की धूप से जगमगाती सड़कों पर गाड़ी चलाकर निकला और आलीशान आवासों के एक जाने माने नाम की ओर चल पड़ा, ओकिनो योको का आलीशान अपार्टमेंट। वह इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, टोपी, धूप का चश्मा और मास्क पहने एक पूरी तरह से भेस बदले हुए व्यक्ति ने अंधेरे से तेजी से निकलकर उसकी यात्री सीट पर प्रवेश किया। बहुत दिनों बाद मिले, शिक्षक हयाशी। कुछ समय बीत गया है। मुझे लेने आने के लिए धन्यवाद। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने अपनी सीट बेल्ट लगाई, फिर धीरे धीरे अपने धूप के चश्मे और मास्क को हटाया। जो तस्वीर सामने आई, वह एक आदर्श सेलिब्रिटी के संयम की तस्वीर थी। ओकिनो योको, सुरुचिपूर्ण कैजुअल कपड़ों में, संपूर्ण मेकअप से अपने बेदाग चेहरे की खूबसूरती को निखारते हुए, कोमल घुंघराले बालों के नीचे एक दमकती मुस्कान लिए हुए थी। वह टेलीविजन पर खूबसूरत दिखती थी, लेकिन असल में वह बेहद आकर्षक थी। यहां तक कि हयाशी, जिनके भाव अक्सर सौम्य और अस्पष्ट होते थे, उन्होंने प्रशंसा में एक बार पलकें झपकाईं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह मनोरंजन उद्योग के शीर्ष पर है। उसने उसकी निगाहों को महसूस किया और उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। आप क्या सोचते हैं, शिक्षक हयाशी? बुरा नहीं है? इतनी खूबसूरत कि यकीन ही नहीं होता, उन्होंने बिना रुके जवाब दिया। फिर हल्की हंसी के साथ बोले, मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब मैंने मिस योको के आकर्षण को सही मायने में समझा है। हम तो आप मेरे शो नहीं देख रहे हैं? ज्यादा नहीं। मैं बहुत कम टीवी देखता हूं। लेकिन आज के बाद मुझे लगता है कि मैं टीवी का पक्का प्रशंसक बन सकता हूं। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, उसने हंसते हुए एक सभ्य महिला की तरह अपना मुंह ढक लिया। कार फुटपाथ से हटकर यातायात में शामिल हो गई और आयोजन स्थल की ओर चल पड़ी। उनकी बातचीत सहज और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि दोपहर की गर्म रोशनी विंडशील्ड से छनकर अंदर आ रही थी। आकर्षण के नीचे उनकी बातचीत के दौरान शांति के बावजूद योशिकी का दिमाग तेज बना रहा। यह परफॉर्मेंस स्पाइडर के लिए एकदम सही कवर है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरे पास उनके हस्ताक्षर भी होंगे और उनकी कलाबाजियों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका भी मिलेगा। वह ओकिनो योको की सामाजिक साख का इस्तेमाल करके वह वस्तु हासिल करेगा। फिर कोइजुमी अकाको के जादू का इस्तेमाल करके उसका नाम पता लगाएगा। तब डेथ नोट बाकी का काम कर देगा। यदि स्पाइडर ने मूल समय रेखा की तरह ही मायाजाल रचने में अपनी कुशलता साबित कर दी, तो हयाशी योशिकी को एक नया हथियार मिल जाएगा।
एक ऐसा हथियार जो उसे धारणाओं को मोड़ने, दुश्मनों को विलंबित करने और हमला करने की अनुमति देगा। उनके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। लेकिन इसके पीछे फंदा पहले से ही कसता जा रहा था। अध्याय 39 से 39 भ्रम। जब तक आपको इसका एहसास होता है, तब तक आप पहले ही बुरी तरह फंस चुके होते हैं। कृपया शानदार प्रदर्शन का इंतजार करें। गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय के प्रदर्शन का समय नजदीक आ रहा था और हजारों लोगों को समायोजित करने की क्षमता वाला विशाल स्थल खचाखच भरा हुआ था। दर्शक उत्साह और उम्मीद से भरे हुए थे। टकराना। कार्यक्रम स्थल की बत्तियां अचानक बुझ गईं। अंधेरे में मंच पर हुई असामान्य घटना को देखकर दर्शक धीरे धीरे शांत हो गए। शोरगुल भरा वातावरण शांत होते ही पूरे परिसर में फैला एक विशाल सुनहरा मकड़ी का जाला धीरे धीरे मंच के केंद्र में उभर आया। एक विशाल सुनहरी मकड़ी चुपचाप मंच के ऊपर से नीचे उतरी और जाले के केंद्र में रेंगने लगी। अंधेरे में स्पॉटलाइटें चमक उठीं और जाले के केंद्र में मौजूद मकड़ी पर केंद्रित हो गई। सबसे तेज रोशनी मंच के केंद्र पर पड़ी। वहां एक आकृति धीरे धीरे लिफ्ट प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ रही थी। देवियों और सज्जनों, गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय का चेहरा दर्शकों को दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। जैसे ही उन्होंने जोर से अभिवादन किया, मंच के ऊपर मकड़ी की संयुक्त आंखों से एक अजीब, स्पंदित लाल प्रकाश निकला। यह लाल चमक, जो दिल की धड़कन की तरह झिलमिला रही थी, स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों की आंखों में प्रवेश कर गई। गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय ने उंगलियां चटकाईं और एक सिम्फनी कंडक्टर की तरह अपनी बाहें फैला दी। मेरे द्वारा बनाई गई सपनों की दुनिया में आपका स्वागत है। उस क्षण में धुंधले वातावरण और रहस्यमय माहौल में अचानक चकाचौंध भरी रोशनी छा गई और उसकी जगह एक उज्ज्वल नई दुनिया ने ले ली। नीला आकाश, वसंत ऋतु की बारिश के बाद नम मिट्टी की सुगंध बिखेरता हुआ हरा भरा लॉन। दर्शक इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। लोग आश्चर्य भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय हवा में तैरते हुए दर्शकों में मौजूद बच्चों की ओर इशारा करने लगे और वे बच्चे भी हवा में तैरने लगे। वे धीरे धीरे ऊपर उठे, भारहीन होकर, गुब्बारों की तरह जो उसके चारों ओर तैर रहे थे, मानो वह उनका केंद्र हो। भीड़ में विस्मय और हैरानी की लहर दौड़ गई। अचानक गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय ने एक बार फिर अपनी उंगलियां चटकाईं और वह शानदार दुनिया एक पुराने टेलीविजन सेट के बंद होने की झिलमिलाहट की तरह गायब हो गई। अंधेरा फिर से छा गया, प्रकाश को निगलते हुए। मंच पर मौजूद सुनहरी मकड़ी एक अजीब सी खामोशी के साथ अपने जाले पर रेंगने लगी। अगले ही पल कार्यक्रम स्थल की बत्तियां वापस आ गईं और गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय मंच के केंद्र में खड़े होकर गहराई से झुककर अभिवादन करने लगे। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह अविश्वसनीय है। मैं एक भी चाल को समझ नहीं पाया। आगे की पंक्ति में बैठी एक लड़की, जो काफी हद तक मौरी रान जैसी दिखती थी, आश्चर्य से बोली। उसके बगल में बैठा लड़का भी हैरान था, हालांकि उसने हल्के से उपहास करते हुए कहा, यह उच्च स्तरीय डिजिटल प्रभावों और सामूहिक सम्मोहन का मिश्रण मात्र है। अगर मैं इसे दोबारा देखूं, तो शायद मैं इसे समझ पाऊं। काइतो, सच में? होंगो-सान ने हमें एक जादुई शो देखने के लिए आमंत्रित किया है और तुम सारा माहौल खराब कर रहे हो। हम्मा। वैसे तुम तो बहुत चुप हो। तुम ऐसी नहीं हो, युवती। कुरोबा काइटो ने अपने बगल में खड़ी चटक बरगंडी बालों वाली आकर्षक लड़की की ओर रुख किया। कोइजुमी अकाको पूरी तरह से तनावग्रस्त थी। एक चुड़ैल होने के नाते वह आमतौर पर मायाजाल को तुच्छ समझती थी, महज सस्ते हथकंडे। सामान्यतः वह इस तरह के दिखावे का उपहास करती, लेकिन आज नहीं, क्योंकि वह वहां मौजूद था। 2 पंक्तियां आगे उस व्यक्ति से मृत्यु की स्पष्ट उपस्थिति झलक रही थी। हायाशी योशिकी के चारों ओर फैली आभा को देखकर कोइजुमी अकाको की सांसें थम गईं। उसने पहले कभी इस तरह की उपस्थिति का सामना नहीं किया था। यदि उसने उसे स्पष्ट रूप से न देखा होता, तो वह उसे मानव रूप में एक राक्षस समझ सकती थी। सौभाग्यवश अब वह केवल एक दर्शक थी, कोई ज्योतिषी नहीं। वह उसे पहचान नहीं पाएगा। यह तो कमाल है, हयाशी सेंसेई। क्या आपको कोई खामी नजर आई? ओकिनो योको उत्साह से फुसफुसाते हुए उसके पास झुकी। वह उसके बगल में बैठी थी और एक बार फिर उसने मुखौटा और टोपी पहन रखी थी। बिल्कुल भी नहीं, हायाशी योशिकी ने शांत भाव से उत्तर दिया। गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय का प्रदर्शन त्रुटिहीन था, इतना यथार्थवादी कि यह देखने, सुनने और यहां तक कि गंध के मामले में भी वास्तविकता से अविभाज्य हो गया। हालांकि हायाशी योशिकी ने इस भ्रम की कार्यप्रणाली को समझ लिया था। सुनहरी मकड़ी की संयुक्त आंखों से निकलने वाली लाल चमक ही मुख्य कारण प्रतीत हुई, जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। एक अन्य तत्व हवा का हल्का झोंका था, जो संभवतः स्थल के वेंटिलेशन सिस्टम से आया था, जो विस्मय के क्षण के दौरान गुप्त रूप से छोड़ा गया था। रंगहीन, गंधहीन, अप्रत्याशित। वह हल्की हवा, जो देखने में महत्वहीन लग रही थी, वही हायाशी को सबसे ज्यादा संदिग्ध लगी। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे इसे लाइव देखने का मौका मिला, योको ने फुसफुसाते हुए कहा। हमने अभी तक जो देखा है वह तो बस शुरुआत है, योशिकी ने जवाब दिया। देखते हैं उसने और क्या तैयार किया है। पूरा शो काफी देर तक चला। शुरू से अंत तक हायाशी योशिकी ने ध्यानपूर्वक देखा और जितना अधिक उसने देखा, उतना ही वह आश्वस्त होता गया, यह क्षमता प्राप्त करने लायक थी। प्रस्तुति के बाद
कोइजुमी अकाको जल्दी से चली गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जैसे ही बाकी दर्शक अनिच्छा से बाहर निकलने लगे, ओकिनो योको ने हायाशी को आंख मारी और उसे भीड़ के बीच से खींचते हुए मंच के पीछे वाले क्षेत्र की ओर ले गई। उसने कर्मचारियों से कुछ देर बात की और उन्हें तुरंत लाउंज क्षेत्र में ले जाया गया। स्वागत है, सुंदर महिला। सुनहरे बालों वाले जादूगर ने एक शानदार मुस्कान दी और एक सच्चे सज्जन की तरह उनका अभिवादन किया। आयोजकों ने आपके आगमन का जिक्र किया था, आने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा, श्रीमान गुंटर, योको ने विनम्रतापूर्वक अपना मास्क और टोपी उतारते हुए कहा। बातचीत के बाद उसने हायाशी का परिचय कराया। शुभ संध्या, श्री गुंटर। शो वास्तव में शानदार था, मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाह, शानदार। मुझे तो यह शब्द अद्भुत से भी ज्यादा पसंद है। गुंटर वॉन गोल्डबर्ग द्वितीय ने खुशी से हंसते हुए हायाशी से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। वह मिलनसार और सहज स्वभाव का था, बंद दरवाजों के पीछे जिस विश्वस्तरीय हत्यारे के रूप में वह जाना जाता था, उससे बिल्कुल अलग। सुखद बातचीत के बाद उन्होंने अपनी कलम निकाली और परिष्कृत लिखावट में अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कार्यक्रम के फोटोग्राफर द्वारा आयोजित एक तस्वीर में उन दोनों के साथ सहज पोज भी दिया। अच्छा, ऐसा है। शो के बाद हुई यह बैठक संभवतः एक सुनियोजित प्रचार कार्यक्रम था। हालांकि हायाशी के मन में एक अलग ही विचार कौंध गया, फिर भी उसने अपनी प्यारी मुस्कान बरकरार रखी। मनोरंजन जगत में शोहरत ही सब कुछ थी और इस तरह के आयोजनों का इस्तेमाल अक्सर आपसी प्रचार के लिए किया जाता था। सितारे और चहेते सभी प्रचार चाहते थे और इस तरह की सह ब्रांडिंग कारगर साबित होती थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सिर्फ एक ही बात मायने रखती थी, उसके पास हस्ताक्षर थे। अध्याय 40 से 40 सुझाव। योशिकी सेंसेई, यह वही हस्ताक्षर है जो आप चाहते थे। कृपया इसे स्वीकार करें। कुछ देर बाद योको ओकिनो ने अचानक अपने द्वारा प्राप्त ऑटोग्राफ को हायाशी योशिकी को सौंप दिया। उनके आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर योको मुस्कुराई और बोली, मैं वास्तव में श्री गुंटर की प्रशंसक नहीं हूं, और चूंकि आप स्पष्ट रूप से अधिक रुचि रखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यह आपके लिए अधिक मायने रखेगा। समझ गया। धन्यवाद, योको-सान। अंततः हायाशी ने उपहार स्वीकार कर लिया। प्रदर्शन के बाद लगभग रात के खाने का समय हो गया था और आभार व्यक्त करने के लिए हायाशी योशिकी ने योको ओकिनो को रात के खाने पर आमंत्रित किया। यह रेस्टोरेंट एक इटालियन जगह थी जिसकी सिफारिश खुद योको ने की थी। दोनों कोने में एक आरामदायक मेज पर बैठे थे और योको विशेष रूप से खुशमिजाज लग रही थी। दरअसल मैं बहुत समय से यहाँ खाना खाना चाहता था। मुझे खुशी है कि आखिरकार आज मुझे मौका मिल गया। सेलिब्रिटी होना वाकई मुश्किल होता होगा। हाँ, ऐसा ही है। मेरे मैनेजर और असिस्टेंट हमेशा मुझ पर नजर रखते हैं। मुझे पता है कि वे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूं। तो क्या आज रात इस तरह बाहर रहना आपके लिए ठीक है? कोई बात नहीं। मैंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था और थोड़ा आराम करने के लिए समय मांगा था। जब वे बातें कर रहे थे, तभी वेटर ड्रिंक्स लेकर आ गया। एक घूंट लेते ही योको काफी रिलैक्स महसूस करने लगी। यह तो मीठा और स्वादिष्ट है। बुरा नहीं है, हायाशी ने सहमति जताते हुए अपना पेय चखा, जो किसी प्रकार की आइस्ड फ्रूट टी थी। मुझे आमतौर पर मिठाई खाने का मौका नहीं मिलता, इसलिए यह मेरे लिए एक खास मौका है। यह कहते हुए योको थोड़ी शर्माई, हालांकि वह शिकायत नहीं कर रही थी। फिर चंचल स्वर में फुसफुसाते हुए उसने कहा, वैसे योशिकी सेंसेई, मैं बाद में आइसक्रीम ऑर्डर करने का इरादा रखती हूं। कृपया इसे गुप्त रखना, ठीक है? अगर योकोसान के पास सिर्फ एक ही हिस्सा हो। एक ही काफी है, उसने हंसते हुए कहा। कुछ ही देर में उनके द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजन मेज पर परोसे गए। ज्यादा खाना न होने के बावजूद छोटी सी मेज लगभग भर गई थी। हायाशी ने चारों ओर नजर डाली। क्या हुआ, योशिकी सेंसेई? कुछ नहीं। मुझे अभी अभी एहसास हुआ। इटालियन रेस्टोरेंट वास्तव में डेट के लिए एकदम सही जगह है। हाँ। क्या आपने ध्यान दिया? सारी मेजें बहुत छोटी हैं। हायाशी थोड़ा आगे की ओर झुका, अपनी कोहनियों को मेज पर टिकाया और योको को एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। क्योंकि टेबल छोटी हैं, इसलिए जब आप एक दूसरे के सामने बैठते हैं, तो आपको बहुत करीब बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर योको ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। योशिकी के कोमल चेहरे और शांत मुस्कान को देखकर उसने सहज रूप से अपनी चाल धीमी कर दी। लेकिन इसके विपरीत, हायाशी ने आगे कहा, प्रामाणिक चीनी रेस्तरां डेटिंग के लिए वास्तव में आदर्श नहीं है। ऐसा क्यों? वहां की मेजें अक्सर बड़ी और गोल होती हैं। अगर किसी लड़के को किसी लड़की से यह पूछने के लिए कि वह क्या खाना चाहती है, घूमती हुई कांच की ट्रे पर झुकना पड़े, तो इससे माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। योको ने उस दृश्य की कल्पना की और हंसे बिना नहीं रह सकी। लेकिन सभी चीनी रेस्टोरेंट में बड़ी गोल मेजें नहीं होती, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि केवल बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में ही होती है। सच है। लेकिन जब चीनी खाने की बात आती है, तो मेरे पास यह जानने का एक छोटा सा तरीका है कि रेस्तरां प्रामाणिक है या नहीं। यह क्या है? बस नाम देख लीजिए। अगर नाम बीजियाओलू या किशिंगलू जैसा है, तो शायद नहीं।
लेकिन अगर नाम तियान होंग्युन रेस्टोरेंट जैसा है तो इसके असली होने की संभावना अधिक है। तो यही है असली तरकीब, है ना? योको को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने अभी अभी जीवन का कोई महत्वपूर्ण सबक सीखा हो। एक मशहूर हस्ती होने के बावजूद उनसे बात करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। खाना खाते समय हयाशी ने उसे ध्यान से देखा, वह शांत, हंसमुख थी और भोजन का आनंद लेते समय उसके हाव भाव वास्तव में मनमोहक थे। अगर यह सब दिखावा नहीं था तो वह वाकई एक अद्भुत इंसान थी। रेस्तरां में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। हयाशी ने बताया कि खाना वाकई काफी अच्छा था, यह ऐसी जगह है जहां कोई खुशी खुशी बार बार जाना चाहेगा। पेट भरा होने की बात कहने के बावजूद योको ने आखिरकार आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया और इसमें किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। आइसक्रीम खाते समय लोगों की घूरती निगाहों का सामना करना बहुत शर्मनाक होता है। वह थोड़ा शर्मा गई, फिर जल्दी से विषय बदल दिया। वैसे योशिकी सेंसेई, आपकी उम्र कितनी है? मुझे लगता है मेरी उम्र 22 साल है। बिल्कुल मेरे जैसा। यह थोड़ा अप्रत्याशित है। हम्म? मुझे नहीं पता, मैंने तो बस यही मान लिया था कि आप मुझसे थोड़े बड़े हैं। योको हिचकिचाई। आप जवान और आकर्षक दिखते हैं, लेकिन शायद यह आपके व्यक्तित्व का कमाल है। आप बहुत परिपक्व लगते हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं बूढ़ी दिखती हूं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, आप सचमुच बहुत ही आकर्षक हैं। सच कहूं तो मैंने जिन भी पुरुष आइडल या अभिनेताओं के साथ काम किया है उनमें से कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। सौभाग्य से आसपास कोई पैपराजी नहीं थे, अन्यथा योको की इस साहसिक प्रशंसा ने कल की सुर्खियां बटोर ली होती। फिर भी आसपास की मेजों पर बैठे लोग उन्हें नोटिस करने लगे थे। कुछ लोगों ने शायद योको को पहचान लिया था, लेकिन वे पूरी तरह से निश्चित नहीं थे। लगता है अब तुम्हें पहचान लिया जाएगा, हयाशी ने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है, अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। योको ने जल्दी से 2 चम्मच आइसक्रीम खाई, फिर अपना मास्क और टोपी पहन ली। विडंबना यह थी कि खुद को छिपाने की उसकी कोशिशों ने अन्य भोजन करने वालों के सामने उसकी पहचान उजागर कर दी, लेकिन सौभाग्य से जब तक वह बाहर निकलकर सुरक्षित रूप से कार में नहीं बैठ गई, तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। हायाशी योशिकी उसे वापस उसके अपार्टमेंट तक ले गया। बेका शहर की रात की रोशनी असामान्य नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वे गाड़ी चला रहे थे, सड़क के लैंप की गुजरती हुई चमक विंडशील्ड पर चलती हुई परछाइयां बना रही थी, एक अजीब तरह से शांतिपूर्ण दृश्य। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, योशिकी-सान। मैं भी, योको-सान। हम्मा। जैसे ही वे उसके अपार्टमेंट के पास पहुंचे, योको ने उसकी ओर मुड़कर देखा। वह कुछ पल के लिए उसके चेहरे को देखती रही, हिचकिचाती हुई। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा। क्या आप मुझे योको कह सकते हैं? योको-सान कहना थोड़ा अटपटा लगता है। ठीक है। तो फिर, योको। जब वे रुके तो हयाशी ने ब्रेक पर पैर रखा और हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ी। आपको मुझे योशिकी कहकर बुलाना चाहिए। ठीक है। योशिकी-कुन। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर वह कार से बाहर निकली। फिर वह थोड़ा झुकी और ड्राइवर की सीट की तरफ झांका। फिर मिलेंगे, योशिकी-कुन।